जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। आज की भी वीडियो थोड़ी-सी हो सकता है कि लंबी हो, क्योंकि वीकेंड की अक्सर वीडियोज़ जो हैं वो हमारी थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होती हैं। सबसे पहले तो ये कि बहुत सारे दोस्त अभी भी जो है वो राब्ता करते हैं कि जी आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? तो सर ये व्हाट्सएप का नंबर जो है, एक तो आजकल हमारी जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, उसमें अगर आप थंबनेल पर देखें तो ये नंबर जो है ये उस पर मेंशन होता है। और दूसरा ये है कि अगर आप चैनल पर जाएँगे तो ये भी हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ़ गुज़ारिश ये है कि जब भी आप राब्ता करें, कोई भी चीज़ जो है वो मैसेज वग़ैरह भेजें, एक तो फॉरवर्ड मैसेजेस जो हैं उनसे थोड़ा परहेज़ किया करें और दूसरा ये है कि एक ही मैसेज में अपनी पूरी बात कर दिया करें क्योंकि मैसेजेस की इस कदर भरमार होती है कि ख़ास तौर पर जो फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं वो नंबर्स जो हैं वो ऑटोमैटिकली हमारे आर्काइव में चले जाते हैं। अब होता ये है कि बाज़ औक़ात किसी दोस्त ने 2 मरतबा 3 मरतबा कोई फॉरवर्ड मैसेज भेजा होता है, उसके बाद वो कोई जो है वो कोई समझ लीजिए कि खुद से कोई मैसेज भेजते हैं जो कि फॉरवर्ड नहीं होता, तो वो भी आर्काइव में चला जाता है। तो ये भी वजह होती है बाज़ औक़ात दोस्तों को जवाब ना मिलने की और कुछ वैसे भी भरमार बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ औक़ात फिर हमें वक़्त नहीं मिलता। तो माज़रत कबूल करें जी, ये सिलसिला इसी तरह से ही चलता आ रहा है, ऐसे ही आगे चलेगा। शुरू में एक चीज़ और कि हमारा जो बिगिनर्स का कोर्स है स्टॉक मार्केट का उसमें अगर आप दोस्त इनरोल होना चाहें, तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह जो है वो उसका 3 सेशंस होंगे उसमें और उस बेसिक कोर्स के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। वहाँ से शुरू करेंगे, फिर उसकी जितने भी लवाज़मात हैं बेसिक्स के ऑर्डर लगाने से लेकर अकाउंट ओपन करने तक और फिर टैक्सेस क्या होते हैं, ट्रेड किस तरह से लेनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होता है, सो एंड सो जितनी भी बेसिक्स चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो उसमें शामिल होंगी। अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब चलते हैं आगे और जायज़ा लेते हैं कि जुमे वाले दिन मार्केट कैसी रही। वजह ये है कि मार्केट की जो सिचुएशन थी जुमे वाले दिन, वो अच्छी थी। लेकिन कुछ दोस्त ये समझते रहे कि शायद अब मार्केट जो है उसने अपना एक हाई बना लिया है और अब वो नीचे जाने के मूड में है। अभी ऐसा नहीं है। आईएमएफ की तरफ से भी जो रिपोर्ट्स हैं वो अच्छी आ रही हैं। जो आईएमएफ को ख़त लिखा गया था पीटीआई की तरफ से उसके ऊपर उनका जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा अच्छा आया। हमारा ये ख़्याल था कि शायद हो सकता है कि आईएमएफ उस हवाले से कोई इधर-उधर की बात करे और फ्यूचर में पाकिस्तान जो है उसको थोड़ा-सा प्रेशर आए, मार्केट जो है वो उसकी वो नेगेटिविटी की तरफ जाए। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चीज़ क्लियर हो गई। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर होगी। अब आगे चलते हैं, कुछ 1-2 खबरें हैं उस पर भी बात करेंगे और मार्केट का जायज़ा लेते हैं। जुमे वाले दिन माशाल्लाह से मार्केट ने 190 पॉइंट डाले, लेकिन मार्केट का जो हाई था वो 66,000 का था और मार्केट जो है वो 66,000 को सस्टेन नहीं कर पाई। 200 पॉइंट्स रफली जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो नीचे दी है। कोई बात नहीं, वेट एंड सी है, हुकूमत अभी बनने जा रही है, तो रोज़ाना की बुनियाद पर लोग जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग कर रहे हैं, इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मार्केट अभी बहरहाल स्टेबल नज़र आ रही है। उसके साथ ही जो सदर के इलेक्शंस हैं वो भी हो गए हैं, तो सदर के इलेक्शंस होने के बाद अब हुकूमत जो है वो थोड़ा-सा मज़बूत होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जब तक वो डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, उसमें ये मसला था कि हो सकता है कि ये कोई कानून साज़ी करें, डॉक्टर साहब को भिजवाएँ, डॉक्टर साहब कहें जी मैं सो रहा हूँ अभी, मेरे पास टाइम नहीं है और वैसे भी उनका इख्तियार है कि वो रोक सकते हैं। तो इस सूरत में चूँकि आगे बजट के मामलात हैं, फिर कुछ तरमीम्स भी सामने आ सकती हैं, तो उसके लिए ये मामला बहुत जल्द निपटाना ज़रूरी था। तो मेरा ख़्याल है कि ये अच्छा फ़ैसला हो गया कि सूरत-ए-हाल जो है वो अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। रफ़ली 200 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात देखें, तो माशाल्लाह से 14 कंपनीज़ अपर कैप हैं जिसमें अच्छा टॉमसिल भी हो गया, चलें जी, जिनके पास है जी वो यशी करें जी। अभी चंद दिन पहले ही हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि स्लो शेयर है यार, तो कोई बात नहीं, अब चलें स्लो शेयर जो है वो भी अपर कैप होना शुरू हो गए। देखिए बात ये है, मैं गुज़ारिश अक्सर जो है वो ये किया करता हूँ कि आपने अगर तो चलना है स्पेकुलेशन पर, ठीक है ना? खबर आ गई पकड़ लो और जनाब खरीद लो और ये कर लो और वो कर लो। अब आजकल जो है वो खबरें ये चल रही हैं
मुझे जो कोई खबर इस किस्म की कोई एक दोस्त अगर मैसेज करे तो मैं उसमें वीडियो पर बात नहीं करता। लेकिन कम से कम जो है वो 5 से ऊपर जो मैसेजेस आ जाएँ, लगातार वही बात हो रही हो, तो फिर हम उसको ज़रा थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये कोई वबा ही ना फैल जाए। अब देखिए हैस्कॉल के हवाले से अब दोबारा से फिर स्पेकुलेशन जो है वो सुनने में आ रही है कि जी शायद उसको अब ज़रदारी साहब खरीदने लगे हैं और फिर जो है वो जनाब वो ऊपर चला जाएगा। अब देखें अगर तो आपने स्पेकुलेशन पे चलना है, तो फिर आप अपने आप को समझा लें कि यस, मुझे जब भी इस किस्म की कोई अफ़वाह या खबर मेरे कान में पड़ेगी मैं मार्केट में ट्रेड ले लूँगा। फिर आप उसको उस तरह से डील कीजिए। और मैं अब किस तरह से डील करता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि जब शेयर जो है वो मुझे लगे कि टेक्निकली और फंडामेंटली जो लेवल है शेयर का, वो उसको जस्टिफ़ाई कर रहा है। गो के उसके हवाले से कोई खबर नहीं होती, दूर-दूर तक कोई नहीं होती, कोई स्पेकुलेशन नहीं होती, मैं उसको खरीद लेता हूँ। फिर मैं इंतज़ार करता हूँ और कई बार ऐसा होता है कि आप शेयर को लेवल पर खरीदते हैं, फिर खबर उसको सपोर्ट कर देती है और आपको एक अच्छा मुनाफ़ा जो है वो मिल जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात इसमें बहुत वक़्त लग जाता है। तो चूँकि हमने होना होता है रातों-रात अमीर, हमने जो है वो अगर कोई ग्रुप जॉइन कर रखा है तो उसमें हमने दिया होता है 2000, 4000, ₹1500 और हम चाहते हैं कि यहाँ से कम हमें 15 लाख का प्रॉफ़िट होना चाहिए। तो उसमें जो है वो आप फिर फँस जाते हैं। सोशल मीडिया पर आप उठाकर देख लीजिए, मेरा नहीं ख़्याल कि मैंने कभी भी कोई एक आध बार ऐसा हुआ ज़रूर होगा, लेकिन फ्रीक्वेंटली आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि मैंने कभी कोई भी अपनी जो है वो इस तरह से कहा हो कि जी ये फलाँ शेयर था जी, हमने ये किया और ये हो गया। हालाँकि हमारे भी शेयर चलते हैं यार, लेकिन मसला इस चीज़ का है कि जो लोग सोशल मीडिया से कैप्चर होते हैं, जो इस किस्म के ग्रुप्स चल रहे होते हैं, वो तो सर रोज़ाना की 5-5, 10-10 कॉल्स दे रहे होते हैं। तो 10 में से कोई ना कोई तो चलेगा ना भाई। फिर आप लगातार उसको लेकर चल रहे होते हैं और हमारे पास तो होते ही 8-10 शेयर्स हैं, तो फिर हमने तो फिर उसी अंदाज़ से चलना होता है। तो ये कुछ है स्पेकुलेशंस इस तरह से, तो आप ज़रा थोड़ा-सा आप अपने आप को देखिए कि हू यू आर। क्या आप स्पेकुलेशन पर चलने वाले हैं या आप टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स पर चलने वाले हैं? उसी तरह से आपको वक़्त भी देना पड़ेगा और स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी। आगे चलते हैं जी। उसके बाद मेटा भी हुआ, माशाल्लाह से अच्छी कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हुई हैं, एएसटीएल भी हो गया, चलें अच्छी बात है यार, मेरे पास भी वैसे एएसटीएल पड़ा हुआ है। अब मैं अगर बताऊँ कि मैंने इसको एएसटीएल को कितनी देर से खरीद रखा है, तो शायद फिर ज़ाहिर-सी बात है लोग फिर भाग जाते हैं ना बेसिकली। अगर मैं अभी जो मैंने बात की ना कि आपने एक शेयर जो है उसको टेक्निकली देखा, फंडामेंटली देखा, आप उसमें पोज़ीशन लेके बैठ जाएँ। फिर रोज़ जो है वो अपने आप को कोसते ना रहें कि यार मैंने तो शेयर खरीद लिया है, मार्केट 67 पे चली गई है, मेरा शेयर नहीं चल रहा। या तो आप उसमें से निकल जाएँ या फिर आप इंतज़ार करें। टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स जिस शेयर को सपोर्ट कर रहे हों, वो शेयर यार मार्केट के साथ चल ही जाता है। हाँ, अब कुछ बहुत ही जो है वो थके हुए शेयर हों, तो यकीनन उनसे थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और बात करते हैं लोअर कैप की। लोअर कैप में कोई कंपनी नहीं है जी। हमारी तरफ से ये तीनों के तीनों फ़ारिग हैं। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि ओवरऑल सेक्टर्स जो है वो क्या कहता है। बैंकिंग सेक्टर जो है ये थोड़ा ज़ेर अताब है। फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दी थी और वो मैंने अपलोड भी कर दी थी। अगर आप चाहें तो ये वीडियो है, अगर मुझे यहाँ कहीं मिल गई, हाँ, ये वाली है जी। आप चाहें तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो में एक एक दोस्त थे, उन्होंने वो मेरा ख़्याल है खाद का कारोबार करते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी डिटेल के साथ एक फीडबैक लिखा हुआ है, जो कि मेरी राय से थोड़ा जो है वो अगेंस्ट है। लेकिन वजह ये है कि उन्होंने वो तहरीर बड़ी अच्छी लिखी हुई है और हमने जो चीज़ों को एनालाइज़ करना होता है, हमने करना होता है स्टॉक मार्केट की जो सेंटीमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उन्होंने जो फीडबैक दे रखा है, वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो खाद की मार्केट है। तो वो बड़ा अच्छा पढ़ने वाला है, आप देख लीजिएगा। क्योंकि अब ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर हमारी हाँ के साथ ही कोई बंदा हाँ मिलाए तो उसका फीडबैक अच्छा होता है। हमने तो ये देखना होता है कि यार कौन-सा बंदा दलील के साथ बात कर रहा है। अगर उसकी दलील जो है वो ज़्यादा मज़बूत है तो हमें तो ये मानने में कोई मुज़ायका नहीं है कि यार उसने जो बात लिखी है वो हमारी बात से ज़्यादा वज़न रखती है। तो आप उसको देखिएगा ज़रूर, अगर आप पढ़ते रहते हैं हमारे फीडबैक तो, वो देखिएगा, मैंने उसको लाइक भी किया हुआ है। अब मैं बहुत कम जो है वो लाइक करता हूँ। टाइम ही नहीं होता यार। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात हो गई, उसके बाद जनाब ऑयल एंड गैस है, फिर सीमेंट सेक्टर तो फिर चला ना जी। चंद दिनों से मैं आपसे कह रहा था कि सर सीमेंट सेक्टर में आप कोई पोज़ीशन बना लीजिए, सीमेंट सेक्टर परफ़ॉर्म करेगा। बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ़ कर रहे थे, करना भी चाहिए, लेकिन उनका इख्तलाफ़ जो था वो चूँकि मैं नहीं समझता कोई कितना वैलिड था। सीमेंट सेक्टर चल जाएगा इंशाल्लाह और सीमेंट के साथ फिर स्टील तो ऑटोमैटिकली थोड़ा-सा जो है वो मूव अप होगा। आगे चलते हैं जी और बैंकिंग सेक्टर की हम बात कर रहे थे। बेसिकली बैंकिंग्स के हवाले से अगर आप ये मूडीज़ की खबर पढ़ लें कि मूडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकिंग शोबे की रेटिंग मुस्तहकम कर दी। अब रेटिंग तो बेहतर हो रही है, तो फिर शेयर नीचे क्यों आ रहे हैं? इसके लिए मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि सिर्फ़ टाइटल ना पढ़ा करें, उसके साथ-साथ तमाम जो है वो आप तफ़सील भी ज़रूर पढ़ा करें। अब ये देखिए ये लिखा हुआ है कि मूडीज़ के मुताबिक बैंकों के मुनाफ़ा से बेहतर फंडिंग, लिक्विडिटी और मुआशी चैलेंजेस और सियासी बहरान से निपटने में मदद मिली। मूडीज़ का कहना है कि पाकिस्तानी बैंकिंग निज़ाम पर मुआशी और मालियाती दबाव कम हो रहा है। अब ये तो था एक अच्छी चीज़। लेकिन अगर आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ें तो मईशतों की दर्जाबंदी करने वाले इदारे के मुताबिक बैंकिंग शोबे का मुनाफ़ा, अब ये मैं लफ़ज़ ब लफ़ज़ इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाए। बैंकिंग शोबे का मुनाफा आइंदा साल शरह सूद और बुलंद टैक्सेस की वजह से कम हो सकता है। अब आपको पता लगा कि अब देखें टाइटल जो है खबर का वो तो बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप पूरी खबर पढ़ें तो पता चलता है कि मामला कहाँ पर खराब है। तो आने वाले दिनों में ये वजह हो सकती है, इसलिए अब लोगों का रुझान जो है वो उसमें कम हो रहा है। तो एक चीज़ जो सर्विसेज़ सेक्टर होता है, सर्विसेज़ में भी ख़ास तौर पर जो बैंकिंग सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये दोनों थोड़ा-सा ना एक-दूसरे के मुखालिफ चलते हैं। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये थोड़ा-सा बेहतर होगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात हो गई सीमेंट सेक्टर की भी हो गई, सबकी हो गई और अब देखते हैं कि ओवरऑल जो सिचुएशन थी मार्केट की वो क्या रही। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने 106 पॉइंट्स डाले जिसमें दावा ने जो है वो लीड किया। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स ने 82 पॉइंट्स निकाले। रिफाइनरीज़ देखिए रिफाइनरीज़ के हवाले से ये जो खबर है, जो हमने पढ़ी भी थी कि यूरो 5 की तरफ जो है वो जा रहे हैं और अपग्रेडेशन भी हो रही है, तो इसमें भी एक खबर है, वो भी हम शामिल कर लेते हैं। सिनर्जी के हवाले से खबर है कि वो 1 अरब रुपए की सरमायाकारी करने जा रहे हैं, अपने आप को यूरो 5 और दीगर मामलात बेहतर करने के लिए। देखें सॉरी 1 अरब डॉलर लिखा हुआ है जी। अ अ, और मुझे तो ये थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हो गई है। मैंने एक खबर कहीं और पढ़ी थी, उसमें 1 अरब रुपए लिखा हुआ था, अब कुछ जो है वो 1 अरब डॉलर लिखा हुआ है। देखें जी, अब इसमें जो भी सच्चाई है वो आप देख लीजिएगा। लेकिन बहरहाल अ, खबर ये है कि ये कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। आप इसको इस तरह से ले लीजिए। जो स्पेसिफिक फ़िगर हैं वो शायद थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होंगी। अब बात ये है कि चलें नहीं जी, $1 बिलियन ही लिखा हुआ है। चलें अब मान लेते हैं जी, मुझे लगता नहीं है वैसे कि ये 1 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने के काबिल हैं। मुझे माज़रत जी ये 1 अरब डॉलर है जी, किसी एक जगह मैंने जो खबर थी वो 1 अरब रुपए की पढ़ी थी। लेकिन बहरहाल अगेन कि आप इसको इस जो है वो ले लीजिए कि ये कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। देखिए बात ये है कि अगर ये इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हो सकता है कि इनकी सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाए। लेकिन इनका स्ट्रक्चर बहुत बोसीदा है। मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता लेकिन इस खबर के नतीजे में यकीनन मार्केट में शेयर परफ़ॉर्म करेगा। आप इसमें एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन एक लंबे अरसे के लिए सोचना कि बाइको जो है या सिनर्जी जो है ये वापस अपनी उसी प्राइस पर चला जाएगा जहाँ पर कभी ये हुआ करता था। तो मेरा ख़्याल है ये कहना बहुत मुश्किल होगा। आगे चलते हैं जी और उसके बाद सीमेंट सेक्टर की बात हो गई, ऑटोमोबाइल्स ने 3 पॉइंट्स निकाले। देखें, ऑटोमोबाइल्स के हवाले से पिछले दिनों जो बात हो रही थी कि इनके ऊपर टैक्स लगने जा रहा है 25% का। पहले उन्होंने कहा लगेगा, फिर उन्होंने कहा नहीं लगेगा, अब उन्होंने नाफ़िज़ कर दिया है। लेकिन इसमें जो छोटी गाड़ियाँ हैं, वो नहीं आएँगी या 40 लाख रुपए से कम की जो गाड़ी है। अब मुझे आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतें क्या हैं? बिल्कुल मुझे कोई आइडिया नहीं है। जब मैंने गाड़ी खरीदने के लिए मैं गया था, कोई डेढ़ 2 साल पहले की बात है, तो उस वक़्त जब मीरा मैंने खरीदी थी, तो मुझे मिली थी तकरीबन कोई साढ़े 18-19 लाख की और उस वक़्त जो टोयोटा यारिस थी, वो मेरा ख़्याल है कोई 23-24 लाख की थी नई।
अब नहीं, मेरा नहीं ख़्याल कि वो 23-24 लाख की, अब तो वो 30, 32, 35 लाख की होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 चीज़ें हैं, कि एक तो 1400 सीसी की इन्होंने शर्त रखी है और दूसरा शर्त रखी है 40 लाख की। अब जो जो है वो लेवल को टच करेगी गाड़ी, उसके ऊपर 25% सेल टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि छोटी गाड़ियाँ तो फिर इसमें ना आईं। पार्क सुजुकी वैसे इसमें से निकल चुका है। उसके अलावा जो टोयोटा यारिस है वो देखना पड़ेगा कि उसकी जो है वो क्या है। होंडा सिटी भी मेरा ख़्याल है 1300 सीसी है, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। वो 1300 में भी है शायद, उस और 1600 में भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेरा ख़्याल है होंडा और जो अ, इंडस मोटर है, इनके ऊपर ये कोई प्लस माइनस आएगा कि कुछ गाड़ियाँ जो उनकी महँगी हैं, उनकी सेल्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और जो छोटी गाड़ियाँ हैं, वो बेहतर हो जाएँगी। तो को ख प्लस माइनस करके पॉज़िटिव नेगेटिव मेरा नहीं ख़्याल कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ना चाहिए इसके ऊपर। क्योंकि अगर बड़ी गाड़ियाँ कम बिकेंगी तो छोटी ज़्यादा बिक जाएँगी। वहाँ से जो है वो प्रॉफ़िट जनरेट हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख़्याल कि कुछ ज़्यादा असर पड़ेगा इससे। अगली अगर आगे चलते हैं जी, और मज़ीद सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट के हवाले से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जुम्मे वाले दिन के लगने वाला जो वॉल्यूम जो था वो बहुत अच्छा था, और अगर आप गुज़िश्ता को 8-10 सेशंस का जायज़ा लें, तो आज का लगने वाला, आज से मुराद जुम्मे वाले दिन का जो वॉल्यूम था, अच्छा वॉल्यूम था। दूसरी बात ये है कि अगर हम कैंडल की बात करें तो कैंडल इतनी बुरी नहीं है, और मार्केट जो है वो थोड़ा-सा साइडवेज़ होती हुई नज़र आ रही है, एक रेंज में चलने की कोशिश कर रही है। जुमेरात वाले दिन अगर मार्केट ने थोड़ा-सा डिप लेने की कोशिश की, तो मार्केट को एक अच्छा बाउंस बैक मिला, अच्छा बायर जो था वो मौजूद था। लिहाज़ा मार्केट में इस वक़्त जो है वो कोई बहुत पैनिक जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर आप मार्केट में बाइंग देख रहे हैं, तो थोड़ी-सी आपको मार्केट में सेलिंग भी नज़र आ रही है। मार्केट की जो स्टेबिलिटी है, वो थोड़ी-सी कंटिन्यू होती हुई नज़र आ रही है। लिहाज़ा आने वाले दिनों में हमें पुरउम्मीद रहना चाहिए कि मार्केट की जो रेजिस्टेंस है 67 की, मार्केट इंशाल्लाह जो है वो 67 तक जाएगी। इस वक़्त मार्केट जो है वो 65,600 पे है रफ़ली, और रेजिस्टेंस जो है वो 67 पर है। 1000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने अभी ऐड करने हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि इस वीक के अंदर इंशाल्लाह मार्केट अपने प्रीवियस हाई तक चली जाएगी और उससे ऊपर भी क्लोजिंग दे सकती है। अब स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि जो मैंने 65 पर गुज़ारिश की थी, वो दोबारा से करता हूँ कि 67 पर मार्केट जाए, तो आपको कुछ ना कुछ बेचना चाहिए। और आखिर में ये जो है वो बात मैं अक्सर किया करता हूँ कि देखिए, पैसा आपका है। अ, स्पेकुलेशन की तरफ मेरा ख़्याल है अगर आप जाने से थोड़ा-सा परहेज़ करें, और जो जो होता है ना खबरों की टो में रहना, कि यार कहीं से खबर मिल जाए ना और मैं जनाब जो है वो प्रॉफ़िट कमा लूँ। वो आप 1 मर्तबा कमा सकते हैं, 2 मर्तबा कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा मैंने कभी किसी को कमाते हुए देखा नहीं। लोग परेशान ही रहते हैं, फिर वो खबरों के चक्कर में रहते हैं, यार कोई खबर कहीं से बता दो, हम जो है वो मैंने यार वो पोज़ीशन डालनी है। अगर आप टेक्निकल्स देखें, फंडामेंटल्स देखें, थोड़ा-सा मार्केट का बिहेवियर देखें और पोज़ीशन लेके थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें, तो मेरा ख़्याल है कि पोज़ीशन जो है ना वो आपकी बेहतर हो ही जाती है। लेकिन ये जो होता है ना छलांगें लगानी, कि मैंने देखें जी, मैंने कहा था ना जी, मैंने ये कर दिया और मैंने वो कर दिया, ये जो मैं होती है ना, ये बंदे को बाज़ औक़ात जो है ना वो ऐसा फँसाती है कि फिर वो दोबारा वहाँ से निकल नहीं पाता। कोशिश ये किया करें कि स्टेबिलिटी के साथ जो है वो चलने की कोशिश करें, और अपने आप को ये समझाएँ कि यार मैंने स्टॉक मार्केट को एक कारोबार की तरह लेना है। ये जुआ नहीं है, मैंने यहाँ पर रातों-रात अमीर नहीं होना। और कोशिश करें कि खबरें देखें, लेकिन खबरों के पीछे भागने से आप परहेज़ करें। और मज़े की बात तो ये है कि पहले आप शेयर खरीदें और बाद में उसकी न्यूज़ आ जाए, तो फिर तो क्या ही बात है ना। फिर तो इंशाल्लाह आपको वो क्या कहते हैं, टेक्निकल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे और न्यूज़ भी आपको सपोर्ट कर देगी। थोड़ा-सा आहिस्ता चलने की कोशिश करें, अपने आप को थोड़ा धीमा रखें, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो स्टॉक मार्केट आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगी, लेके नहीं जाएगी। इजाज़त दीजिए जी। रमज़ान भी आने वाला है। रमज़ान में मार्केट जो है वो अक्सर स्लो हो जाया करती है। बहुत जो है वो लोगों लोगों का रुझान जो है वो मार्केट की तरफ नहीं होता ज़्यादा लोगों का, और हमारी जो सर्विसेज़ हैं वो भी इसीलिए रमज़ान के बाद हम दोबारा शुरू करने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि बहुत मैसेजेस आते हैं। अभी इस वक़्त हमारा कोई ग्रुप नहीं है, कोई हमारी सर्विसेज़ नहीं है। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 5 घंटे का फ़र्क है हमारा। तो अगर रमज़ान के में टाइमिंग भी जो है वो कम हो जाती है, तो फिर तो हम सुबह उठेंगे तो मार्केट बंद हुई होगी। तो इसलिए थोड़ा-सा हमने सर्विस जो है वो बंद कर दी। जिन लोगों ने आना, अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी आपको कंटिन्यू करनी चाहिए जी, वो क्लाइंट्स इधर-उधर हो जाएँगे। और यार हमारे क्लाइंट्स जो है ना वो कहीं नहीं जाते, उन्होंने आ ही जाना है। सो हमें इसकी कोई इतनी ख़ास फ़िक्र नहीं है। तो रमज़ान के बाद इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे जी वीडियो में, अगर आपने किसी ने जॉइन करनी हो तो कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए जी, काफ़ी लंबा हो गया व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।